शुभ संध्या दोस्तों। आज हम आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे और अगले क्लास में भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। ये आदिकाल का अंतिम क्लास है जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बिना समय गवाते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? जो रासो ग्रंथ थे, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, तो उस प्रकार के ग्रंथ किस भाषा में लिखे जा रहे थे उस समय? खड़ी बोली भाषा में, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, या फिर डिंगल और पिंगल भाषा में? इसका सही उत्तर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे जिससे आपको कुछ कम प्रश्न सॉल्व करते हुए ज़्यादा प्रश्न का लाभ हो सकता है। यानी एक प्रश्न सॉल्व किए तो उससे संबंधित जो ऑप्शन है उसको भी अच्छे से विस्तार से बात करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए, इसका सही उत्तर है डिंगल पिंगल भाषा। जैसे कि पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, विशालदेव रासो आदि रचनाएं हैं, ये वीर गाथात्मक रचनाएं हैं। विशालदेव श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। ठीक है, तो डिंगल क्या है? डिंगल भाषा किस प्रकार से बना? अपभ्रंश भाषा और राजस्थानी भाषा के मिश्रण से डिंगल भाषा बना। और यह किस प्रकार से होता है? इसका सुनने में कठोर लगता है, कर्कश और ओजपूर्ण लगता है। कर्ण कटु, यानी कर्ण में, हमें कान में सुनते वक्त क्या है, कटु लगता है। इसमें क्या करता है? युद्धों के वर्णन, ये युद्ध के वर्णन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर वीर रस या वीर रस के भाव को जब हम सामने लाने का प्रयास करते हैं तो डिंगल भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ रह गया हमारा पिंगल भाषा। तो पिंगल भाषा जो है अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रण से बना है। ये कोमल होता है, मधुर होता है और श्रुति मधुर, सुनने में मधुर लगता है। अच्छा, इसमें श्रृंगार रस के रचनाएं होते हैं और प्रेम से संबंधित जितने भी रचना होगा वो पिंगल भाषा में किया जाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन क्या है, नहीं है? तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं वर्णन किया गया है, उसमें से रासो काव्य जो लिखे जा रहे थे उस समय इसका वर्णन नहीं किया गया है। पहला है आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गयात्मक वर्णन। तो इसमें जो है रासो काव्य की विशेषता मान लो दिया है और कौन सा नहीं है बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसका सही उत्तर होगा कृष्ण लीला का वर्णन। कृष्ण लीला का वर्णन क्या? ये भक्ति काल से संबंधित है, भक्ति काल से संबंधित कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, अमीर खुसरो की पहेलियों में तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों का क्या उद्देश्य है? यानी अमीर खुसरो पहेलियां और मुकरियां लिखे हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है, तो वो क्यों लिखे हैं इसको हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्ध का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना, या कोई उद्देश्य ही नहीं था, ऐसे ही लिख दिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? अमीर खुसरो जो पहेलियां और मुकरियां लिखे उसका उद्देश्य क्या है हमें बताना है। जल्दी से बताओ, इसका सही उत्तर क्या है? बहुत बढ़िया, इसका सही उत्तर है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार में शिक्षा देना। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि अमीर खुसरो उस समय खड़ी बोली भाषा में लिख रहे थे, यानी उस समय बोलचाल की भाषा खड़ी बोली था, तो वो लोगों के बीच जाकर वहां पर रचनाएं करते थे, पहेलियां सुनाते थे, लोगों को आनंदित कर रहे थे और उसके माध्यम से क्या है, लोक व्यवहार, लोक में व्यवहार की शिक्षा देते थे। क्वेश्चन नंबर 4, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो जो आदिकाल है उस समय किस प्रकार के रचनाएं या साहित्य लिखा जा रहा था बताना है। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, या कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य लिखा जा रहा था, निर्गुण की उपासना किया जाता था, या उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं? तो इसका सही उत्तर बताइए भाई कि आदिकाल में किस टाइप का रचनाएं लिखे जा रहे थे उस समय। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पहला, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता। तो जैसे कि आपको पता ही होगा राजाओं का वर्णन करते थे, क्योंकि आश्रयदाता कवि बहुत थे, तो राजाओं के अन्न से वो पलते थे, यानी राजाओं से जो दान मिलता था उससे पलते थे।
तो राजाओं की वीरता का अतिरंजित, यानी उनको बड़ा चढ़ा कर, राजा ने शेर को मार दिया ऐसे, अतिरंजित बड़ा चढ़ा कर वर्णन करते थे। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। क्वेश्चन नंबर 5, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, राहुल सांकृत्यायन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए बाबू, क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसे इसको पकड़ लो भाई कि आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो मार तो सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेन थोड़ा देखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1929 में अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे। ठीक है, और उसमें ये आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था और उसका समय सीमा निर्धारित किए थे संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक। तो वीर गाथा काल नाम क्यों दिए थे? उस समय जो चुनिंदा 12 रचनाएं थे, जैसे पृथ्वीराज रासो, विशाल देव रासो, हमीर रासो, इस प्रकार की जो 12 रचनाएं थे, उसमें से क्या है, 12 रचनाओं से ज्यादातर वीर गाथात्मक रचनाएं थे, यानी वीरता का वर्णन किया गया था। केवल उनमें से क्या 9 रचनाओं में वीरतापूर्ण रचनाएं किया गया है, और उसमें से कौन कौन से रचना श्रृंगारिक है? विशाल देव रासो को छोड़ दिए, फिर अमीर खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो की पहेलियां, और विद्यापति की पदावली को छोड़ दिया, और बाकी जितने सब रचनाएं थे ये वीर गाथापूर्ण थे। यानी उस समय जो प्रचुरता के आधार पर कि वीर गाथात्मक रचनाएं ज्यादा लिखे जा रहे थे, उसी को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रख दिया। ठीक है, फिर मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, ये बोल दिया कि प्रारंभ, उस समय प्रारंभ हो रहा था, प्रारंभिक काल कर दिए और 2 भाग में बांट दिए। उसको पूर्व प्रारंभिक काल बोल दिए और उसका समय निर्धारित कर दिए 700 से 1343 ईस्वी। ठीक है, और फिर उत्तर प्रारंभिक काल और उसका समय दे दिए संवत 1344 से 1444 तक। ठीक है, फिर आचार्य राहुल सांकृत्यायन कालखंड की प्रमुख प्रवृत्तियां, तो उस समय जो प्रवृत्ति थी उसको आधार बनाए और ये दे दिए, कौन से काल दिए? सिद्ध सामंत काल दिए। ठीक है, क्यों दिए? कि सिद्धों की वाणियां और सामंतों की स्तुति को आधार बनाकर, यानी उस समय सिद्धों की प्रचुरता को भी ये साबित कराता है कि उस समय बहुत सारे सिद्ध थे, और सामंत की स्तुति उसको आधार बनाकर राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दे दिया आदिकाल को? सिद्ध सामंत काल। ठीक है, और उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही सर्वप्रथम स्पष्ट शब्दों में कहा, यह माना कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को, जो 10वीं से 14वीं शताब्दी, यानी 10वीं से कितने 14वीं शताब्दी के जो टाइम है, समय है, उसको आदिकाल के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। उन्होंने शुक्ल जी की वीर गाथा काल नाम का खंडन किया और सिद्ध किया कि इस काल में केवल वीर गाथाएं नहीं बल्कि जैन, सिद्ध, नाथ, लौकिक साहित्य की मजबूत परंपरा मौजूद थी। अंततः उनका दिया हुआ नाम आदिकाल ही सर्वमान्य हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो सर्वमान्य रूप से किसे माना जाता है? आदिकाल नाम को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मत दिए कि जब रामचंद्र शुक्ल वीर गाथात्मक पूर्ण रचनाएं लिखे जा रहे थे, बोल दिए, तो ये बोले कि भाई उस समय केवल वीर गाथात्मक पूर्ण रचनाएं नहीं लिखे जा रहे थे, उस समय क्या जैन साहित्य भी था, सिद्धों की रचनाएं भी थी, नाथों की रचनाएं थे, और लौकिक साहित्य भी उस समय मौजूद था। केवल वीर गाथात्मक रचनाओं को लेकर तुम वीर गाथा काल दे दोगे तो यह नहीं हो सकता, और ये नाम दे दिए आदिकाल। आदि मतलब आरंभ, प्रारंभ का काल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भविष्यत कहा
किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। राम सिंह का, धनपाल का, देवसेन का या पुष्पदंत का? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भविष्यत्त कहा किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है धनपाल। भविष्यत्त कहा किसने लिखा था? धनपाल जी ने। तो देखो, भविष्यत्त कहा, इसे भविष्यत्त कथा भी कहा जाता है और ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है और जैन काव्य ग्रंथ है। जैन परंपरा, जैसे कि जैन परंपरा की रचनाएं ज्यादातर अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं और इसकी रचना कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में इसकी रचना हुआ था भविष्यत्त कहा। धार नगरी के राजा, कौन से नगर? धार नगरी के राजा मूंज और राजा भोज के दरबारी कवि थे। तो धनपाल कौन थे? ये धार नगरी के राजा मूंज और भोज के दरबारी कवि थे। कथानक, तो भविष्यत्त कहा या भविष्यत्त कहा जो है नामक, इसमें भविष्यदत्त नामक एक साधारण बनिए। तो भविष्यदत्त कौन थे? एक साधारण बनिए या व्यापारी के जीवन के संघर्ष और उसके भाग्य के उतार चढ़ाव और अंत में धार्मिक प्रभाव से प्राप्त सुख बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यह ग्रंथ अपभ्रंश के प्रबंध काव्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। तो ये किस प्रकार का ग्रंथ है? प्रबंध काव्य है। ठीक है, फिर आ गया राम सिंह, अपभ्रंश के प्रसिद्ध रहस्यवादी और दार्शनिक कवि। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो राम सिंह क्या थे? ये अपभ्रंश भाषा के कवि थे ही। तो ये किस प्रकार के कवि? रहस्यवादी कवि और दार्शनिक कवि थे। उन्होंने क्या लिखे? पाहुड़ दोहा लिखे। बाह्यचारों का खंडन और आत्मज्ञान पर बल, यानी बाह्य आचार विचार जो उस समय थे उसका खंडन कर दिया ये और आत्मज्ञान पर बल दिया। देवसेन जैन आचार्य थे। रचना इन्होंने श्रावकाचार किया। श्रावकाचार रचना फेमस है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देवसेन श्रावकाचार किए और वो कब किए? 933 ईस्वी। 933 ईस्वी में किए। को हिंदी साहित्य का प्रथम पुस्तक रचना माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक या रचना माना जाता है उसे। इसमें कितने? 250 दोहे थे। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम पुस्तक माना जाता है और इसमें श्रावक धर्म के बारे में 250 दोहे लिखे थे। श्रावक धर्म के कर्तव्यों का प्रतिपादन किया गया था इसमें। ठीक है, तो जी पुष्पदंत, ये अपभ्रंश के भवभूति कहा जाता है उनको और ये 10वीं शताब्दी के थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये PYQ है, पूछा गया प्रश्न। पुष्पदंत का समय कितना था पूछा गया था। तो उन्होंने लिखे महापुराण लिखे, जिसे 63 ही महापुरुष सगुणालंकार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 63 कवियों के जीवन वर्णन लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट। महापुराण को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है ये पूछेगा। रणय कुमार चरियू, ये PYQ है, पूछा गया था। रणय कुमार चरियू का दूसरा नाम क्या है? नाग कुमार चरित। जसहर चरियू, ये इसका दूसरा नाम क्या है? जसोधर चरित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पंच पांडव चरित रास कौन? पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी द्वितीय या नरपति नल, आशुगु, दलपत विजय? इसका सही उत्तर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? इसका रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी द्वितीय। ठीक है, ये हिंदी जैन रास परंपरा के प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। तो इन्होंने जो पंच पांडव चरित रास लिखा, ये क्या है? जैन रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। और जैसे कि आपको पता होगा, नरपति नल ने वृषादेव रासो लिखा, आशुगु चंदन वाला रास जो 12वीं ईस्वी, और जीवदया रास लिखे उन्होंने। दलपत विजय कुमार रासो लिखे। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट,
कि किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा देते हैं सीता माता जी, हमें तो पता है। और उसके बाद क्या है, कौन से धर्म में, जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। तो किस में कहा गया है, महापुराण में, भविष्यत कहाँ में, परमात्मा प्रकाश या पौमचर्यु में। इसका सही उत्तर बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा पौमचर्यु। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। महापुराण जो है 10वीं शताब्दी के महाकवि पुष्पदंत जी लिखे हैं। और महापुराण को किस नाम से जाना जाता है, 63 महापुरुष सगुणालंकार। ठीक है, यहाँ पर 63 कवियों के जीवन वृतांत वर्णन किया गया है। भविष्यत कहाँ किसने लिखा, धनपाल जी लिखे हैं, जो कि लौकिक चरित्र काव्य है। ये भविष्य दत्त नामक एक व्यापारी के जीवन और भाग्य के उतार चढ़ाव को यहाँ पर वर्णन किया गया है। परमात्मा प्रकाश किसने लिखा, जोइंदू, इसे जोगेंद्र नाम से भी जाना जाता है। आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ ये है, जो परमात्मा प्रकाश किस प्रकार का ग्रंथ है, ये आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है, इसमें आत्मा परमात्मा का संबंध का वर्णन किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आत्मा और परमात्मा का संबंध। ठीक है, फिर आता है पौमचर्यु, ये अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास किसे कहा जाता है, स्वयंभू को। स्वयंभू ने पौमचर्यु लिखे तो उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। पौमचर्यु ये पद्मचरित भी कहा जाता है इसे। ठीक है, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। स्वयंभू द्वारा महाकाव्य जो लिखे गए थे, पौमचर्यु एक महाकाव्य है। और इसमें क्या है, जैन परंपरा पर आधारित रामायण है। ये क्या है, जैन परंपरा पर आधारित एक रामायण ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें राम कथा को जैन धर्म के सिद्धांतों के आलोक में प्रस्तुत किया गया है। वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। तो ये जो पौमचर्यु है स्वयंभू का, ये वाल्मीकि रामायण से भिन्न, जैन रामायण कहा जाता है इसको, पौमचर्यु को। ठीक है, इसमें मौलिक बदलाव देखने को मिलता है। मौलिकता जैसे यहाँ पर बताया गया है कि सीता अग्नि परीक्षा देने के बाद क्या, जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। इस ग्रंथ के उत्तरकांड में, कौन से कांड, उत्तरकांड में, इसमें कितने कांड थे, पौमचर्यु में 5 कांड है। कितने कांड, 5 कांड है। ठीक है, उत्तरकांड में क्या क्या वर्णन किया गया है, वर्णन है कि जब लोग अपवाद के कारण श्री राम जी द्वारा परित्याग किए जाने के बाद सीता अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देती है, तो वे सकुशल बाहर निकल आती है। इस घटना के बाद सांसारिक जीवन और मोह माया से उनका विरक्ति भाव जागृत हो जाता है। वे राजसी सुखों का त्याग कर देती है और जैन साध्वी या आर्थिका बनकर जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है तथा घोर तपस्या पथ पर अग्रसर होती है। यहाँ पर बताया गया है कि जब राम के द्वारा परित्याग किया जाता है तो माता सीता अग्नि परीक्षा देते हैं और वो वहां से सकुशल निकलते हैं। निकलने के बाद उनको विरक्ति होती है और वो जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। ये पौमचर्यु क्या है, एक अधूरी रचना है, यानी स्वयंभू ने इसे पूरा ही नहीं किए। और इसे कितने कांड है, कुल 5 कांड है। कौन कौन से कांड है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा। विद्याधर कांड है, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तर कांड है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तथा इसमें कितने 90 या 90 संधियों वाले विशाल महाकाव्य है। यहाँ पर 90 संधियां लिखा गया है, लेकिन स्वयंभू ने सब कुछ नहीं लिखे। यहाँ पर देखो 83 स्वयंभू ने 83 संधियां लिखे और 7 जो है उनके पुत्र कौन, त्रिभुवन ने पूरा किया। जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो में क्या चंद्रवरदाई ने उसको पूरा नहीं किया, उनके पुत्र जलहन ने पूरा किया। ठीक उसी प्रकार पौमचर्यु को भी स्वयंभू ने पूरा नहीं किए, उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, राजमती से रूठकर विशाल देव कहाँ गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप विशाल देव जो ग्रंथ पढ़ेंगे विशाल देव रासो, तो उसमें यह बताया गया है और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
वो कहाँ गए थे? राजमती से रूट कर कहाँ गए थे? कर्नाटक गए थे, उड़ीसा गए थे, तमिलनाडु गए थे, या फिर आंध्र प्रदेश गए थे? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? राजमती से रूट कर विशाल देव कहाँ गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा गए थे। जैसे आपको पता है विशाल देव रासो, विशाल देव रासो, इसे एक श्रृंगारिक रचना माना जाता है, श्रृंगार परक रचना ही माना जाता है। तो इसे 4 भाग में विभक्त किया गया है। पहला भाग में क्या है? राजमती और विशाल देव का विवाह, विशाल देव का क्या है? विवाह वर्णन किया गया है। ठीक है। दूसरे में राजमती से रूट कर, राजमती से रूट कर विशाल देव कहाँ चले जाते हैं? रूट कर उड़ीसा चले जाते हैं। उड़ीसा चला जाना उनका वर्णन किया गया है। तीसरा, यहाँ पर राजमती की विरह वर्णन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया था, UIQ है। ठीक है। और चौथा क्या है? विशाल देव उड़ीसा से लौट आते हैं और राजमती को उनके घर लेने के लिए जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? जैसे अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास किसे? स्वयंभू को माना जाता है। तो उसी प्रकार अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र सूरी को माना जाता है, या फिर पुष्पदंत को, या फिर कनकामर को, या फिर धनपाल जी को? इसका सही उत्तर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा? पुष्पदंत। ठीक है। यहाँ पर देखो, शालिभद्र सूरी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखती है, और इन्होंने लिखे भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, जो जैन धर्म से संबंधित है। पुष्पदंत को यह उपाधि प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर भयाणी ने, किसने दिया था? डॉक्टर भयाणी ने दी थी। कौन सी उपाधि? अपभ्रंश का भवभूति। अपभ्रंश का भवभूति किसने कहा था? डॉक्टर भयाणी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं की है? महापुराण रचनाएं की, जिसे 63 महापुराण, पुरुष सगुणालंकार भी कहा जाता है। प्रणय कुमार चरियु, जिसे नाग कुमार चरित कहा जाता है। जसहर चरियु, जिसे जशोधर चरित भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्वयं को उपाधि, तो जो हमारे क्या है पुष्पदंत जी है, वो स्वयं को भी उपाधि दिए है। खुद को वो कहते हैं अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे उपाधियों से विभूषित किए। ठीक है। फिर आता है कनकामर। ये किसने लिखा है? कनकामर जी क्या लिखे? करकंड चरियु नामक प्राकृत अपभ्रंश भाषा का काव्य है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। करकंड चरियु किसकी रचना है पूछ देगा। ठीक है। धनपाल, ये 10वीं शताब्दी में प्रसिद्ध अपभ्रंश चंपू काव्य जो है, ये भविष्यत कहाँ लिखे, जिसे भविष्य दत्त कथा भी कहा जाता है, जिसे डॉक्टर विंटर निस्त ने एक रोमांटिक महाकाव्य कहा। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, वो किस कवि का है? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धुलितन भरई। ये किसका रचनाएं है पूछा गया है? विद्यापति का, विठलनाथ का, वल्लभाचार्य, या फिर निम्बाचार्य। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसन कौन धुलि तन भरई।
इसका सही उत्तर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर है विद्यापति। ठीक है, इस पंक्तियों में, तो ये जो पंक्ति दिया गया है, इस पंक्ति का अर्थ क्या है समझ लेते हैं। इस पंक्तियों में नायिका के वय संधि का वर्णन किया गया है, यानी बचपन और जवानी के मिलन की अवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें सरल अर्थ में क्या है, नायिका क्षण क्षण में अपने नेत्र के कोने को चमकाती या घुमाती है या कटाक्ष करती है, और क्षण क्षण में खेल खेल में उसके वस्त्र और शरीर धूल से भर जाते हैं। यहाँ चंचलता और कौतुक का अद्भुत मिश्रण किया गया है। देखो, खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खने नयन ऐसे ऐसे करता है। ठीक है, खने खने बसन धूलितन भरई, यानी खने खने एक एक बार क्या होता है, उनके बसन में, वस्त्र में धूली भर जाता है। प्रश्न नंबर 12, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सिद्ध साहित्य से संबंधित प्रश्न। पहला है, सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, या फिर सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। क्योंकि देखो, सिद्ध साहित्य में क्या है, जो बाह्य आचार प्रचलित हो गए थे वो वाम मार्ग पर चले गए थे, यानी गलत राह पर चले गए थे। सिद्धि प्राप्ति के लिए स्त्री के संसर्ग का इन्होंने बहुत जरूरी माना था, और उसकी प्रतिक्रिया के लिए नाथ साहित्य आया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी अभी मैं बता चुका हूं इसके बारे में। इसका सही उत्तर क्या है बताइए? पुष्पदंत को, धनपाल को, या फिर शालिभद्र सूरी, फिर या स्वयंभू को माना जाए। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कौन है? स्वयंभू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और भवभूति कौन थे? अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत। ठीक है, और बयाणी ने उनको ये उपाधि दिए थे। प्रश्न नंबर 14, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस। तो आदिकाल में जो साहित्य लिखे जा रहे थे उस समय प्रमुख रस क्या था? ठीक है, शांत रस था, हास्य रस, करुण रस, या फिर वीर रस? किस रस में लिखे जा रहे थे उस समय कविताएं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीर रस होगा। वीर गाथात्मक रचनाएं बहुत लिखे जा रहे थे उस समय। प्रश्न नंबर 15, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। तो किसने सिद्ध और सामंत का युग कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? इसका सही उत्तर बताइए। सिद्ध और सामंत का काल किसने कहा? इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन ने। प्रश्न नंबर 16, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, जैन साहित्य का, नाथ साहित्य का, या फिर रासो साहित्य का? इसका सही उत्तर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, चारण साहित्य। तो चारण जो है, चारण आदिकाल में चारण नामक कवि थे, वो क्या करते थे? ये वीर गाथात्मक, वीर गाथात्मक रचनाएं लिखते थे, और लोगों को क्या, युद्ध के लिए उत्साहित करते थे। और चारण कवि क्या करते थे? युद्ध भूमि में तलवार लेकर ये खुद युद्ध भी करने जाते थे चारण कवि। और इनकी रचना ऐसा लगता था कि आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल की तरह लगता है, क्योंकि ये युद्ध भूमि में युद्ध करने जाते थे, युद्ध करते वक्त ही ये लिखते थे, तो आंखों देखा वर्णन की तरह लगता था। तो चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य का। सही उत्तर रासो साहित्य। 17, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से
अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सा है, यानी अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सा है? कुमार रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास, धौला मारूरी दोहा, या फिर जयमंग यश चंद्रिका। इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है भरतेश्वर बाहुबली रास। किसने लिखा? शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर सिद्ध साहित्य के बारे में बताया गया है और इसमें से एक गलत है, हमें उसको छांटना है। सिद्ध साहित्य का झुकाव क्या सहज साधना की ओर है? बहुत बढ़िया। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा है। सिद्ध साहित्य की रचना चय्यापदों तथा दोहा में हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हमें बताना है कि सिद्ध साहित्य का झुकाव कहां पर हुआ है? सहज साधना की ओर झुका है। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन है? सरहपा है क्या? हाँ बिल्कुल है, चलो ये भी ठीक हो गया। तो सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहा में हुआ है, ये हुआ है, हाँ हुआ है। तो ये तीनों सही हो गया। तो यहाँ पर क्या है? सिद्ध साहित्य का प्रणयन किस भाषा में? पिंगल भाषा में हुआ है? नहीं, कौन सी भाषा है? संध्या भाषा में हुआ है। तो ये हो गया गलत, हमारा आंसर डी। प्रश्न नंबर 19, आदिकालीन काव्य ग्रंथ में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास भी एकदम नहीं है। तो जैसे कि पहले जो रचनाएं लिखे जाते थे वो काव्य के रूप में लिखे जा रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए किसने यह कहा कि कथा की परीक्षा क्या है, इतिहास की दृष्टि से हमें ध्यान नहीं देना है। तो किस रूप से देखेंगे? काव्य की दृष्टि से देखो। उसमें पुरानी काव्य अधिक है, क्योंकि काव्य के हिसाब से लिखा गया है, तो पुरानी काव्य अधिक है, इतिहास एकदम नहीं। तो यह किसका कथन है? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, पृथ्वीराज रासो के बारे में बताया गया है। मुनि जिनबेजय ने कहा, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये क्या हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ बता दिए कि इतिहास की दृष्टि से देखे कि इसमें जो साल है वो इतिहास के साथ मैच नहीं खा रहा है, समांतर नहीं हो पा रहा, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कह दिया कि पृथ्वीराज रासो जो है ये एक जाली ग्रंथ है। तो उस समय प्रतिक्रिया रूप या उसका प्रत्युत्तर देते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी यह कहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, कालानुसार कालक्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर कुछ कवियों का नाम दिया है, उनको काल अनुसार रखना है हमें। कुबलया माला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल बेल और कीर्तिलता। इसको 4 ऑप्शन में दिया गया है, उसको अच्छे से पढ़ के उसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या है? पहले आएगा कुबलया माला, फिर राहुल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और अंत में कीर्तिलता आएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर बी है। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन बताया गया है, देखो क्या, पहले कुबलया माल जो है ये उद्योधन सूरी जी लिखे हैं, और उसका कब लिखे हैं? 778 ईस्वी, यानी लगभग 8वीं शताब्दी के पास लिखा गया है। और इसका विधा क्या है? ये प्राकृत गद्य कथा है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है और गद्य रचना है। फिर राहुल बेल रोड़ा कवि जी ने लिखा है, और इसका समय क्या, 10वीं से 11वीं शताब्दी। ठीक है, और एक चंपू काव्य या शिलांकित कृति, शिला में या पत्थर में या गुफा में लिखा गया था। ठीक है, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर शर्मा जी लिखे हैं, और 12वीं शताब्दी में लिखे थे, 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखे थे। और ये किस प्रकार के ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन PUIQ है, बहुत बार पूछा गया है। ये राहुल बेल भी पूछा गया है, वो किस प्रकार की रचना है? शिलांकित रचना है। ठीक है, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण इसमें से पूछ देगा कि इसमें से कौन से एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है,
या फिर उसका समय पूछेगा। अंत में कीर्तिलता विद्यापति जी लिखे हैं और ये 14वीं शताब्दी में लिखे थे और ये अपहट्ट भाषा में लिखा गया था। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो भाई अभी बात कर रहे थे उसके बारे में, तो इसमें से कुछ रचनाएं दिया गया, उसमें से क्या है व्याकरण ग्रंथ कौन सा है हमें छांटना है। इसका सही उत्तर दीजिए, यह बहुत इजी है। राहुल वेद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुबलया माला। इसका सही उत्तर क्या होगा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, देखो राहुल बेल जो है ये रोड़ा कवि जी द्वारा लिखा गया है और 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक लिखा गया है और ये चंपू काव्य है, शिलांकित कृति, शिला या पत्थर में लिखा गया है। फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये दामोदर शर्मा जी द्वारा लिखा गया है और कब लिखा गया था? 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। और ये किस प्रकार की रचना है? व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण। ठीक है, फिर आ गया कुबलया माल, वर्ण रत्नाकर, ये ज्योतिश्वर ठाकुर जी द्वारा लिखा गया, ज्योतिश्वर ठाकुर जी द्वारा लिखा गया है और ये क्या है? शब्दकोशात्मक, शब्दकोश नहीं कोश ग्रंथ है ये। ठीक है, कुबलया माल जो है उद्यतन सूरी, उसका समय लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास लिखे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 22, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो गोरखबानी जो पुस्तक लिखा गया है उसके संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथी मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल या इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल। देखो गोरखबानी पुस्तक में नाथ संप्रदाय के प्रवर्तन गुरु कौन है? गोरखनाथ की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन और संपादन किया गया है। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने बहुत शोध के बाद गोरखनाथ के नाम से मिलने वाले कितने ग्रंथ मिले थे? 40 ग्रंथ में से लगभग 14 ग्रंथ को ये प्रामाणिक माने थे। तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल जो है ये कितने ग्रंथ को प्रामाणिक माने? 14 ग्रंथ को ये प्रामाणिक माने, प्रमाणित मानकर इसको लिख दिया कौन? गोरखबानी। गोरखबानी नामक एक पुस्तक बना दिए इसको और उसमें संकलित कर दिए। इन्हें इस पुस्तक में संग्रहित किया। हिंदी साहित्य में नाथों और विशेषकर गोरखनाथ की वाणियों को व्यवस्थित रूप से सामने लाने का श्रेय डॉक्टर बर्तवाल जी को, यानी नाथों के बारे में और गोरखनाथ के बारे में हमें विस्तृत से वर्णन किया है यहाँ पर। गोरखनाथ की प्रामाणिक जो रचनाएं हैं, ठीक है, कौन सा है? इनमें से 14 रचनाएं जो है शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, आत्मबोध। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछता है आत्मबोध किसका रचना है? किसका है? गोरखनाथ का है। बरवई बोध, मच्छिंदर गोरख बोध, मोस्ट इंपोर्टेंट, आदि प्रमुख है। इसमें शाब्दी को शब्द सबसे प्रामाणिक अंश माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जो शाब्दी लिखा गया है ये सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न नंबर 23, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। मैथिली हिंदी में लिखा गया है और वो गद्य भाषा की क्या है? पहली पुस्तक है। कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राहुल वेद, वसंत विलास। इसका सही उत्तर बताइए, बहुत इजी है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर जी। ठीक है, इनका समय क्या था? ये 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, लगभग 1324 ईस्वी में माना जाता है उनका समय। ठीक है, महत्व, इन्होंने क्या है? ये मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली प्रामाणिक पुस्तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैथिली हिंदी में लिखित गद्य की पहली प्रामाणिक पुस्तक, इसको याद रखिएगा। यह एक क्या है? शब्दकोशात्मक ग्रंथ है, शब्दकोशात्मक डिक्शनरी। ठीक है, जिसमें तत्कालीन मिथिला के
संस्कृति, सामाजिक और भौगोलिक जीवन का सुंदर वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, अपभ्रंश का मुख्य छंद। जो अपभ्रंश है इसका मुख्य छंद क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न पूछा जा सकता है 2026 को, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था कि प्राकृत भाषा का अपना छंद क्या है। ठीक है, तो इसको बताइए, प्राकृत भाषा का क्या है अपना छंद? गाथा या गाह। ठीक है, अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? दोहा छंद, कुंडलिया छंद, बरबई छंद या सवैया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके संबंध में बहुत बढ़िया कथन कहते थे कि जैसे गाथा या गाह कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे दुहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। इसका सही उत्तर बताइए, अब तो पता होगा आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोहा। अपभ्रंश का ये पूछ सकता है किस टाइप से कि अपभ्रंश का अपना छंद क्या है पूछ देगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा और अच्छे से नहीं समझे होंगे तो इसका क्या होगा? दोहा। अपभ्रंश का अपना छंद दोहा है और प्राकृत का अपना छंद क्या है? गाथा या गाह। ठीक है, प्रश्न नंबर 25, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये PYQ है, पूछा गया था 2024 में शायद। 8वीं शताब्दी के, 7वीं शताब्दी के, 10वीं शताब्दी के या फिर 11वीं शताब्दी के? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका सही उत्तर बताइए बाबू। इसका सही उत्तर क्या होगा? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? इसका सही उत्तर है 10वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन सा युग्म संगत है? तो सही युग्म को हमें बताना है यहां पर। ठीक है, एक सही होगा। तो विशाल देव रासो नरपति नल, कुमार रासो जगनीक, विजयपाल रासो चंद्रवरदायी, परमाल रासो दलपत विजय। इसका सही उत्तर बताइए, कौन सा इनमें से कौन सा सही है? यानी 3 ऑप्शन गलत होगा और एक सही होगा। तो क्या यहाँ पर देखिए, एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। परमाल रासो किसने लिखा था? दलपत विजय लिखा था? नहीं भाई, जगनीक ने लिखे थे। ठीक है, विजयपाल रासो किसने लिखा था? दलपत विजय। ठीक है, कुमार रासो नल्ल सिंह। सॉरी सॉरी सॉरी, विजयपाल रासो नल्ल सिंह लिखे थे शायद, और कुमार रासो दलपत विजय लिखे थे। तो विशाल देव रासो क्या? विशाल देव रासो नरपति नल, ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 27, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश भाषा को अपभ्रंश ना कहकर किसने पुरानी हिंदी कहा? ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर भारतेंदु? इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी पहले किसने कहा था? ये PYQ है, शायद PYQ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्रश्न नंबर 29, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? आदिकाल में वीर रस की रचनाएं लिखे जा रहे थे, तो वीर रस की रचनाएं लिखे जा रहे थे, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ये पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसका सही ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? पिंगल भाषा, बुंदेली भाषा, प्राकृत भाषा या फिर डिंगल भाषा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? डिंगल। प्रश्न नंबर 30, 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्सार। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो किसका पंक्ति है?
कि 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति किसका है? कुमार रासो, अमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, किस में लिखा गया था? किसका है बताइए? सही उत्तर क्या होगा? बहुत इजी है और इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, ये PYQ प्रश्न है। किसने लिखा था ये पंक्ति? जगनिक, जगनिक का पंक्ति है। जगनिक कौन से ग्रंथ लिखे थे? परमार रासो। परमार रासो किस नाम से जाना जाता है? आलाखंड। आलाखंड पहले पढ़ता था। और आलाखंड किस ऋतु में गाया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था, PYQ प्रश्न है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आलाखंड को किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ज्यादातर कौन सी जगह पर गाया जाता? बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड यूपी, उत्तर प्रदेश के साइड गाया जाता है। तो आलाखंड पहले था, उसको परमार रासो किसने नाम दिया था? श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो परमार रासो में किसका वर्णन किया गया है? सोय वर्णन, आल्ला और उदल, उदल नामक दो वीरों का वीरतापूर्ण वर्णन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये जो 12 बरस लो कुकुर जीवे, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर बताया गया है। एक कुत्ता 12 वर्ष तक जीता है और एक सियार या गीदड़ 13 वर्ष तक। कुत्ता कितने वर्ष जीता है? 12 वर्ष तक जीता है और एक सियार 13 वर्ष तक। लेकिन एक क्षत्रिय का जीवन काल 18 वर्ष, यानी युद्ध भूमि में वीरता दिखाते हुए, जब तक क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर की तरह लड़ता है तब तक उसे जीवित माना जाता है। ठीक है, उससे आगे का यह कायरतापूर्ण जीवन धिक्कार के योग्य है। जब उसका ताकत कमजोर पड़ जाता है या उनका वीरता कम जाता है तब वो उसका जीवन धिक्कार की तरह लगता है। यह पंक्ति क्या है? क्षत्रियों के शौर्य और वीरता को जगाने के लिए गाई जाती थी। ठीक है, जगनिक जो कालिंजर के राजा परमार्दिदेव या परमाल के दरबारी कवि थे। जगनिक कौन थे? परमाल के दरबारी कवि थे। और जगनिक का मूल नाम, इसमें मोहबा के दो प्रसिद्ध वीर, मूल नायक कौन थे इसमें? कहाँ के? मोहबा के दो प्रसिद्ध वीर भाइयों जैसे आल्ला और उदल की वीरता को 52 युद्धों का रोमांटिक वर्णन किया गया है। तो उनके वीरता का वर्णन किया गया है और इसमें कितने कितने युद्ध का वर्णन किया गया है? 52 युद्ध, बाप रे, 52 युद्ध का वर्णन किया गया है। इसे आलाखंड भी कहा जाता है। और ये कौन से? वर्षा ऋतु में, यानी लगभग उत्तर प्रदेश में, विशेषकर कौन? बुंदेलखंड में बड़े चाव के साथ गाया जाता है। और ये वीर रस प्रधान रचना है। विशेष रूप से आल्हा छंद, ये वीर रस पूर्ण छंद है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न नंबर 31, किन रचनाओं की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। इसका सही उत्तर बौद्ध सिद्ध संत कवि, जैन मुनि, रासक परंपरा के कवि। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर क्या होगा? बौद्ध सिद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? देखो अभी चर्चा कर रहे थे और क्वेश्चन आ गया। इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु या फिर बसंत ऋतु। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? अभी पढ़े हैं, वर्षा ऋतु। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। सरहपा, सोमप्रभ सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, गोरखनाथ, सोमप्रभ सूरी, सरहपा, हेमचंद्र। सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी, गोरखनाथ, सरहपा, हेमचंद्र। इसका सही उत्तर सी, ऑप्शन नंबर सी, सरहपा, गोरखनाथ,
हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी। ठीक है, तो सरब का समय जो है 8वीं शताब्दी, सिद्ध साहित्य में इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसको? सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। और किसने माना? राहुल सांकृत्यायन जी माने। फिर आते हैं गोरखनाथ, इनका समय है 11वीं से 13वीं शताब्दी, और ये मान लिए इनको डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल इन्हें 11वीं शताब्दी के मानते हैं, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी कहा। ठीक है, नाथ साहित्य, ये नाथ पंथ के प्रवर्तक है और हठयोग उनका मुख्य साधना है। ठीक है, फिर आगे हेमचंद्र, इनका समय 12वीं शताब्दी। जैन साहित्य, इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है, और ये PYQ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। और इन्होंने क्या लिखा? सिद्ध हेम शब्दानुशासन, जो एक व्याकरण ग्रंथ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जिस प्रकार एक व्याकरणिक ग्रंथ है, हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन एक व्याकरणिक ग्रंथ है। सोमप्रभ सूरी 1184, यानी ये भी लगभग 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनकी रचनाएं किए हैं। जैन साहित्य इनकी प्रसिद्ध रचना है। कौन सा? जैन साहित्य। ये कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्यमय प्राकृत काव्य लिखे हैं। याद रखने के लिए आसान ट्रिक है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें कैसे करना है? सिद्ध पहले आते हैं जैसे हमें पता है, उसके बाद क्या कौन आ गए? नाथ साहित्य वाले आ गए, फिर अंत में कौन? जैन आचार्य लोग आ गए। तो सरहपा हो गए सिद्ध, नाथ गोरखनाथ, और ये जो है जैन आचार्य। तो पहले 2 मैच हो जाएगा तो सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 34, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, गोरखनाथ, आचार्य देवसेन। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर विद्यापति। पुरुष परीक्षा विद्यापति ने लिखी। जैसे को हमें पता है विद्यापति ने 3 भाषा का प्रयोग किया। पहले वो संस्कृत भाषा में लिखते थे, फिर अबहट्ट, और फिर ये मैथिली भाषा में ये पदावली लिखी, जिसके लिए बहुत फेमस हुए। और अबहट्ट भाषा में कीर्तिलता और लिख दिए कीर्ति पताका। जो पताका है उनको पताका नहीं मिला है, मतलब कीर्तिलता अप्राप्त है। ठीक है, और संस्कृत भाषा में इन्होंने लिख दिए क्या? दुर्गा भक्ति तरंगिणी, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, दान वाक्यवली, इस प्रकार के रचनाएं लिखे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आदिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो समाप्त हो गए। अगले क्लास हम भक्ति काल से संबंधित जितने भी PYQ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर हम यहाँ पर उपस्थित होंगे।